Assalamu alaikum dear students, this is me Mohammad Zahid here, your MC mentor from XY Medical Academy। अच्छा स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि कल से यानी 15 जून 2026 से आर्मी मेडिकल कॉलेज सेशन 2026 के लिए अप्लाई स्टार्ट हो चुकी हैं और ये उसकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है जो कि आप लोग वेबसाइट पे देख सकते हैं। अब एस टेस्ट के रिलेटेड बहुत सारे कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, एंड द मोस्ट कॉमन कन्फ्यूजन जो फीमेल की तरफ से है दैट इज़ कि क्या गर्ल्स एस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती। सो द आंसर इज़ वेरी सिंपल दैट गर्ल्स एस टेस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती, सिर्फ और सिर्फ बॉयज़ कर सकते हैं। गर्ल्स के लिए जो टेस्ट होता है कमीशन बेस दैट इज़ AFNS, आर्म फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज। अगर आप लोग आर्मी की यूनिफॉर्म चाहते हैं, अगर आप लोग मंथली बेसिस पे स्टाइपेंड चाहते हैं, स्कॉलरशिप चाहते हैं, जो कि AFNS स्टूडेंट को इस टाइम मिल रही है 44,000, और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री एडमिशन, ये सारी चीज़ें मिल सके जिस तरीके से मेडिकल कैडेट को मिल रही है, प्लस आप लोगों को CMH में परमानेंट जॉब मिल सके और लेफ्टिनेंट का रैंक मिल सके, तो आप लोगों ने जाना होगा AFNS की तरफ। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लास्ट ईयर आर्मी मेडिकल कॉलेज में एक चेंज आई है, और वो ये है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट्स जो है वो ख़त्म कर दी गई हैं। ये आप लोगों ने कॉमनली सुना होगा, बट सबसे पहले इसकी थोड़ी सी आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि MBBS की सीट किन के लिए ख़त्म कर दी गई हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये जानना होगा कि 2023, 22, 21 इस तरीके से मतलब 2025 से पहले पहले इस तरह हुआ करता था कि आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर 3 कैटेगरी के स्टूडेंट पढ़ते थे। द फर्स्ट वन इज़ मेडिकल कैडेट, द सेकंड वन वाज नम्स कैडेट, और द थर्ड वन वाज पेइंग कैडेट, जिसको हम PC कहते हैं। ठीक है, इन तमाम कैटेगरीज के अंदर MBBS के सीट भी थे और BDS के सीट भी थे। ठीक है, बट 2025 में यानी लास्ट ईयर से मेडिकल कैडेट के तमाम सीट रिटेन कर दी गई है, मतलब उधर MBBS की सीट भी है आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर, BDS के सीट भी है, बट नम्स और पेइंग कैडेट के जो MBBS वाले सीट थे वो ख़त्म कर दी गई है। अब आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर नम्स कैडेट के लिए BDS के सीट्स अवेलेबल हैं, पेइंग कैडेट के लिए BDS के सीट्स अवेलेबल हैं, बट MBBS के सीट्स नहीं है। अब आप लोग को ये भी कन्फ्यूजन होगी कि फिर ये नम्स कैडेट और पेइंग कैडेट ये कौन है। तो पेइंग कैडेट में सिर्फ वो स्टूडेंट अप्लाई करते हैं जो आर्मी बैकग्राउंड से हो, एयरफोर्स से हो, नेवी से हो, आर्मी से हो, लेकिन फोर्सेस बैकग्राउंड वाले लोग इसमें अप्लाई करते हैं, चाहे फीमेल हो या मेल हो। ठीक है, और इन लोगों की जो फीस होती है तकरीबन 4 to 5 lakhs होती हैं पर ईयर। ठीक है, नम्स कैडेट जो स्टूडेंट होते हैं ये वो स्टूडेंट होते हैं जो कि सेल पे पढ़ते हैं, और इनकी फ़ीस BDS की जो है वो 12 लाख है और MBBS की तकरीबन 15 to 30 लाख होती है। ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर 12 लाख है BDS की फ़ीस, और MBBS चूँकि बाकी CMH से पढ़ते हैं तो उधर इतनी फ़ी होती है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने समझना है। तो आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए BDS की सीट्स अवेलेबल हैं अगर वो करना चाहती हैं ऑन नम्स कैडेट कैटेगरी एंड पेइंग कैडेट कैटेगरी। तो ये चीज़ तो आप लोगों को क्लियर हो गई। तो ये फीमेल का एक क्वेश्चन था मोस्ट कॉमनली कि ये क्या हिसाब किताब चल रहा है, तो अब मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। द सेकंड क्वेश्चन इज़, क्या नम्स मैंडेटरी हैं? तो द आंसर इज़ यस, नम्स 2026 मैंडेटरी है। दूसरी चीज़ आप लोगों ने ये याद रखनी है, अगर कोई रिपीटर है और लास्ट ईयर यानी 2025 में उसने नम्स टेस्ट दिया है तो वो इस साल के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोगों ने नम्स 2026 के लिए अप्लाई करनी होगी। अप्लाई अब भी स्टार्ट है। नम्स अप्लाई ऑनलाइन जो डेट है वो 22 जून तक एक्सटेंड हो गई है विद नॉर्मल फीस, तो आप लोग अब भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी MC मेडिकल कैडेट के स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने ज़रूर इसके लिए अप्लाई करनी है। तीसरी बात यह है कि व्हाट आर द न्यू चेंजेस इन MC मेडिकल कैडेट, और वो चेंजेस मैं आपको बताता चलूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है AMC का, अगर आप लोग इधर आ जाते हैं और नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप लोग के पास ये दिख जाएगा। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट के अंदर जो चेंजेस आई है, पिछले साल था 1.8 किलोमीटर, लेकिन अभी है जस्ट 1 किलोमीटर। पुशअप्स आपके पास है और सेटअप्स आपके पास है, बस इसमें उन्होंने डिच क्रॉसिंग वगैरह जो है वो ख़त्म किए हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये 3 चीज़ जो है अभी न्यू क्राइटेरिया के मुताबिक इंक्लूडेड हैं। चले जी, तो ये तो आप लोग के क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आप लोग को आंसर करने थे। अब जाते हैं और AMC एकेडमिक टेस्ट के कुछ पास पेपर्स हम डिस्कस करते हैं और उनके MCQ डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास पेपर से है
व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, आपको पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड होती है। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक को हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में RER और इस ER हम इसको कह सकते हैं। अब क्वेश्चन है अबाउट दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कि इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये तो इजी हो गया, सबको आता है। अब इस रिलेटेड यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिलेटेड और कौन से MCQs है जो कि आप लोगों के पास पेपर्स में आ चुके हैं। थोड़ा उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर को। ये आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, हमने इसका क्रॉस सेक्शनल लिया हुआ है। और ये जो आपको फोर्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियर पोर। अब आपको ये पता है कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। अच्छा, इधर आपने एक चीज़ याद रखनी है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होती हैं, सेल मेम्ब्रेन आप कह लें, उसके करीब कौन सा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इधर अगर आप देख लें कि हमारे पास ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका जो मेम्ब्रेन है, इस तरीके से इसमें कुछ फोल्डिंग्स ये हैं। ठीक है, अब इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं सिस्टर्नी। ये हमारे पास स्मूथ में भी होता है, रफ में भी होता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है स्ट्रक्चर में, आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इनके बीच में ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड सिस्टर्नियल स्पेस। ठीक है, अब ये जो आपको नजर आ रहा है, दीज आर कॉल्ड टिब्यूल्स, दीज आर कॉल्ड टिब्यूल। और ये टिब्यूल्स जो है ये मोस्टली हमारे पास किस में होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब इधर मैंने आप लोग की आसानी के लिए एक टेबल बनाया हुआ है और जिसमें आपको डिफरेंसेस मैंने शो की हैं। इस साइड पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इधर हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ हमारे पास क्यों रफ होती हैं, क्योंकि इसके सरफेस पे हमारे पास होती है राइबोसोम, दैट्स व्हाई इट अपेयर्स रफ। और ये हमारे पास क्या स्मूथ नजर आती हैं क्योंकि इस पे ऊपर राइबोसोम नहीं होते। ठीक है, अब राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो दैट्स व्हाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका मेन फंक्शन अगर पूछा जाए तो दैट इज द लिपिड सिंथेसिस। इसके अलावा इसके कुछ और फंक्शंस भी हैं, फॉर एग्जांपल डिटॉक्सिफिकेशन, फॉर एग्जांपल स्टोरेज। अब क्या चीज स्टोर करता है, ये कैल्शियम स्टोर करता है। अब इसके अलावा ये क्या करता है, पेट्स और स्टीराइड बनाता है। हमारे पास जो स्टीराइड हार्मोन्स है उसमें इसका रोल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आ भी रहा है उसमें हम पढ़ेंगे। इसके अलावा ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आपको पता है लिवर में क्या होती है, ड्रग्स, पॉइजनस और इस तरीके से और जो चीज़ें होती है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन होती है। उधर लिवर में जो ये फंक्शन हो रही है डिटॉक्सिफिकेशन का, ये कौन परफॉर्म करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अलावा ये मसल्स में, हमारी जो स्केलेटल मसल है उसमें ये कैल्शियम को स्टोर करता है। और आपने इधर एक MCQ याद रखना है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्केलेटल मसल में क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्पेशल नेम है किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इन स्केलेटल मसल। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेनली हमारे पास क्या होती है, सिस्टर्नी, और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होती हैं, टिब्यूल्स होती हैं। ठीक है, अच्छा ये भी मैंने आप लोकेशन के बारे में बताया कि इट इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस एंड कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियर एनवलप एंड इट इज यूजुअली लोकेटेड नियर द सेल पेरिफेरी एंड कनेक्टेड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी सेल की जो पेरिफेरी है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आप कह लें, उस साइड पे ये होता है और ये हमारे पास कनेक्ट होता है विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किधर होगी, इसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन। तो इसका मतलब यह है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल या उन टिश्यू में होगा जो कि हमारे पास एंजाइम्स या इसके अलावा प्रोटीन जो है सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो आप देखिए पेंक्रियाटिक सेल्स में, गॉबलेट सेल में ये ज्यादातर होती हैं। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये हमारे पास इसका काम क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन किसका काम है, लिवर का, तो ये लिवर में एबंडेंट होती है। इसके अलावा ये हमारे पास क्या बनाते हैं, स्टीराइड। तो हमारे पास जितने भी सेक्स हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ठीक है, इस तरह बाकी है,
तो वो हमारे पास किधर प्रोड्यूस होती है, गोनाड्स में, तो इसलिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोनाड्स में प्रेजेंट होती है। अच्छा, एक दूसरा फंक्शन हमने पढ़ा कि हमारे पास कैल्शियम स्टोर करता है, तो कैल्शियम की स्टोरेज ये सारी फंक्शन हमारे पास किधर होती है, स्केलेटल मसल में, तो इसकी ये हमारे पास क्या है, लोकेशन है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच एंजाइम ब्रेक डाउन प्रोटीन इन दी स्टमक, यानी स्टमक में कौन सा एंजाइम है जो कि क्या काम करता है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करती है। तो द आंसर इज सिंपल, दैट इज पेप्सिन। देखिए ये हमारे पास क्या है, स्टमक है, आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अच्छा, अब इसके अलावा आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंजाइम के रिलेटेड कि एंजाइम किधर से सिक्रीट होता है, इसका फंक्शन क्या है, और एक ये क्वेश्चन होता है कि किधर से सिक्रीट होता है, और दूसरा ये होता है कि फंक्शन इसका किधर होता है और फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आप लोगों की सिंप्लीफिकेशन के लिए एक टेबल के फॉर्म में इसको अरेंज किया हुआ है ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले माउथ से। तो माउथ में हमारे पास दो एंजाइम्स होते हैं, एक हमारे पास एमाइलेज है जिसका स्पेशल नाम क्या है, टाइलिन। अगर आपसे पूछा जाए कि द स्लाइवरी एंजाइम दैट इज प्रोड्यूस इन द माउथ इज कॉल्ड, तो टाइलिन। अब इसका ओरिजिन यानी कौन इसको सिक्रीट करता है, तो माउथ में हमारे पास स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं तीन किस्म के, एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, और तीसरा होता है सबलिंगुअल। तो ये जो ग्लैंड्स है ये हमारे पास क्या करता है, इस एमाइलेज को सिक्रीट करता है। अब इसका काम क्या है, तो अमाइलेज का काम क्या है, स्टार्च की ब्रेकडाउन करना इनटू माल्टोस। ठीक है, माल्टोस क्या है, डाइसैकेराइड है। इसके अलावा हमारे पास एक और ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं एबनर ग्लैंड। अब ये जो एबनर ग्लैंड है ये हमारे पास सिक्रीट करता है लिंगुअल लाइपेज। अक्सर एमसीक्यू आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट लिंगुअल लाइपेज इन द माउथ, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होना चाहिए, एबनर ग्लैंड। अब इसका फंक्शन सादा सा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे हमारे पास क्या है, स्टमक है, तो स्टमक में हमारे पास पेप्सिन, अभी जो एमसीक्यूज आया हुआ था, तो ये इसको कौन सीक्रेट करता है, गैस्ट्रिक चीफ सेल। ठीक है, हमारे पास स्टमक के डिफरेंट सेल्स है, आगे अगर एमसीक्यू आया तो हम इसको डिस्कस भी करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, उस पर भी एमसीक्यूज आता है। तो चीफ जो सेल्स होते हैं ये हमारे पास क्या करता है, पेप्सिन को सिक्रीट करता है, लेकिन ये इसे डायरेक्टली पेप्सिन के फॉर्म में सिक्रीट नहीं करते, बल्कि ये सिक्रीट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। अब ये जो पेप्सिनोजन है ये हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में है, जब हमारे पास HCl के साथ रिएक्ट करता है तो HCl इसको कन्वर्ट करता है इनटू एक्टिव फॉर्म दैट इज पेप्सिन। अब ये सादा सा लिखा भी हुआ है, एक्टिवेटेड बाय द स्टमक HCl, और इसका काम क्या है, प्रोटीन की ब्रेकडाउन करना इनटू द स्मॉलर पेप्टाइड्स। दूसरा हमारे पास क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज है, और इसको कौन सीक्रेट करता है, चीफ सेल करता है, वही सेम सेल्स है। अब इसका फंक्शन भी लिखा हुआ है। अच्छा, आगे अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास क्या है, पेंक्रियाटिक एमाइलेज। तो एमाइलेज का ऊपर भी हमने फंक्शन पढ़ा, तो ये हमारे पास कौन सिक्रीट करता है, पेंक्रियाज सिक्रीट करता है। अब ये आपने देख लिया कि सिक्रीट कर रहा है कौन, पेंक्रियाज, लेकिन इसका फंक्शन किधर है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे पेंक्रियाज को, तो मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे पास एक पेंक्रियाटिक डक्ट होती है जिसको हम डक्ट ऑफ पर्सन का नाम दिया था। उसके जरिए हमारे पास पेंक्रियाटिक जूसेस जो है जिसमें डिफरेंट एंजाइम्स है ये हमारे पास आती हैं इनटू द ड्यूडेनम। व्हाट इज ड्यूडेनम, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो उधर आती है, तो ये उधर से ये चीज़ आप लिंक कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो एमाइलेज का काम क्या है, अगेन स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना, जिस तरीके से हमने ऊपर इधर पढ़ा था ना वही सेम फंक्शन है। ठीक है, लेकिन इधर ये स्लाइवरी एमाइलेज था, ये पेंक्रियाटिक एमाइलेज है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। अगेन आपने ये याद रखना है कि पेंक्रियाज इसको इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट करता है, और इसका इनएक्टिव फॉर्म क्या है, ट्रिप्सिनोजिन एंड काइमोट्रिप्सिनोजिन। ठीक, और फिर ये हमारे पास जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, अब इसका काम क्या है, अगेन प्रोटीन की डाइजेशन है इनटू लार्ज पेप्टाइड, और प्रोटीन को कन्वर्ट करता है इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स। तीसरा हमारे पास क्या है, पेंक्रियाटिक लाइपेज। ये भी कौन सिक्रीट करता है, पेंक्रियाज करता है। और लाइपेज का काम क्या है, ये हमारे पास पेट्स को, जिसमें हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड है, इसको कन्वर्ट करता है इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसिरोल या मोनोग्लाइसराइड। अब आपने देख लिया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे एंजाइम है जो कि सिक्रीट हो रहा है फ्रॉम पेंक्रियाज, लेकिन वो फंक्शन किधर परफॉर्म करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने भी कुछ हमारे पास एंजाइम्स हैं, और उस एंजाइम के नाम क्या है, माल्टोज है, सक्रोज है, लैक्टोज है, पेप्टाइडेज है। तो ये हमारे पास ओरिजिन इसका क्या है, इंटेस्टिनल म्यूकोजा। अब इसके फंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इन फंक्शन से बहुत
और तरह के एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है। जो आपको कार्बोहाइड्रेट वाला जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 2, जिधर आप ये कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक पढ़ते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, ठीक है, तो ये एमसीक्यूज इधर से आते हैं, लेकिन मैं इधर से आपको करवा रहा हूँ और चीज़ें, ठीक है। अब माल्टेज का काम क्या है, ये हमारे पास एक्ट करता है ऑन माल्टोज। माल्टोज क्या है, एक डाइसेकेराइड है और इसको कन्वर्ट करता है इनटू ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, दो सब यूनिट में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड है। अब एमसीक्यू ये आता है इस माल्टोज, सक्रोज और इस तरह लैक्टोज पे कि जब इसकी ब्रेकडाउन हो जाए तो इसके मोनोसेकेराइड क्या है, या इस तरह भी आता है कि हमारे पास ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलके क्या बनाता है, ठीक है। या दूसरी तरह कह ले कि जब सक्रोज की ब्रेकडाउन होती है तो कौन से दो मोनोसेकेराइड प्रोड्यूस होते हैं, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ठीक है। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपके पेपर में आते हैं और ये पास्ट ईयर में आ चुके हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अच्छा जी, पेप्टाइडेज का काम क्या है, ये हमारे पास पेप्टाइड को कन्वर्ट करता है इनटू अमीनो एसिड्स। तो ये सारा जो मैंने आपको डायग्राम पूरा एक टेबल बना दिया है, तो मेरा मकसद ये था कि आपके बुक में जितने भी ये सारी चीज़ें एंजाइम वगैरह है, उसके क्या फंक्शन है, ओरिजिन क्या है, ताकि आपको एक ही जगह पे सारे एक कंपाइल फॉर्म में मिल जाए, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत न करनी पड़े। बट आप लोगों ने मेहनत करनी है। अब आप लोग का होमवर्क ये है कि आपका जो चैप्टर है एंजाइम वाला, उधर जाके आप लोगों ने इनके पीएच जो है ना, पीएच ये रट्टा लगानी है इस पे, ठीक है। इससे एमसीक्यूज आते हैं आपके बुक में जितने जगह जगह पे जो एंजाइम के पीएच लिखे हुए हैं, एक तो एंजाइम वाले चैप्टर है उसमें से आपने रटना है, और बाकी जो डाइजेशन वाला चैप्टर है या कहीं और अगर एंजाइम के पीएच लिखे हुए हैं तो आपने एक पेज पे लिखनी है वो सारी और अपने पास रखनी है। इससे एमसीक्यू जरूर आता है। माल्टेज एंजाइम इज सिक्रीटेड बाय, देख लिया, दोबारा आ गया। तो माल्टेज एंजाइम कौन सिक्रीट करता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ये अभी हमने पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। नेक्स्ट एमसीक्यूज पास पेपर से हमारे पास है 1 वेबर इज इक्वल टू व्हाट। तो आप लोग को पता है वेबर इज द एसआई यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होती है बी ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। तो बी क्या है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ए हमारे पास यह है वेक्टर एरिया, ठीक है। तो वेबर हमारे पास एसआई यूनिट है और ये जो इसके साथ आप मैक्सवेल साथ में लिख लें, ठीक है। तो हमारे पास बराबर होती है 1 वेबर इज इक्वल 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरे इसकी डायमेंशनल फार्मूला भी याद रख लें कि ml2t-2 a इनवर्स। दूसरी बात यह है कि फ्लक्स को हम मैयर करते हैं इन द यूनिट ऑफ वेबर, जबकि फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो यूनिट है वो टेस्ला है, ठीक है। एसआई के अंदर टेस्ला है और सीजीएस के अंदर गाज है। ये एमसीक्यू भी याद रखें, ये भी कभी कभार पूछा जाता है, अक्सर एमसीक्यू भी आ जाती है, तो उसमें आपको काम आएगा, ठीक है। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गाज एंड 1 वेबर इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा, 10⁸ मैक्सवेल, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला है। अब हमारे पास ये एमसीक्यू आ जाता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो है कब मैक्सिमम होगी और कब मिनिमम होगी, यानी कौन से एंगल पे मैक्सिमम होगी, कौन से एंगल पे मिनिमम होगी। तो ये आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड, ठीक है। यानी जब हमारे पास एंगल क्या हो, एंगल क्या हो, 90 हो, ठीक है। लेकिन आप इधर सोच रहे होंगे इधर तो जीरो लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये जीरो जो है ना, ये इस वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है। आपने दो चीज़ याद रखनी है, फ्लक्स कब हमारे पास मैक्सिमम होगी, जब हमारे पास सरफेस परपेंडिकुलर होगी टू द फील्ड, यानी एरिया के मुताबिक, ठीक है। एरिया और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ना उनके बीच में एंगल 90 होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास एंगल है, दिस एंगल इज बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। क्या है, वेक्टर एरिया, सरफेस एरिया नहीं है, वेक्टर एरिया। अब इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ये हमारे पास है फ्लक्स, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया है। तो अगर आप देख ले कि मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बीच में जो एंगल है, दिस एंगल इज 90, लेकिन जो वेक्टर एरिया है
यानी दिस वन, और ये किस तरीके से है, इस तरीके से है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस रास्ते में है, इसी लाइन पे है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना, 0 डिग्री। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि वैसे तो इनके बीच में एंगल अगर परपेंडिकुलर का लफ्ज हम यूज कर रहे हैं तो एंगल तो 90 बनती है, ठीक है, लेकिन ये एंगल तो सरफेस और फील्ड के बीच में है। लेकिन जो फार्मूला है, फार्मूले के मुताबिक ये है कि हमारे पास जो एंगल बन रही है दैट इज बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। तो अगर हमारे पास जीरो एंगल होगी तो हमारे पास cos जीरो किस चीज के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है। तो प्लस हमारे पास किस चीज के बराबर हो जाएगा, बी ए के बराबर हो जाएगा। और अगर हम cos को 90 के पुट करें तो 90 cos 90 किस चीज के बराबर होती है, 0। तो प्लस हमारे पास क्या होगा, मिनिमम होगा 0 होगी, ठीक है। अच्छा, 0 प्लस को आप देख ले अभी, तो अगर आप देख ले कि मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है। लेकिन हमने तो सरफेस एरिया के साथ नहीं करना, हमने तो वेक्टर के साथ करना है। तो वेक्टर और सरफेस एरिया के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या है, 90, एंड cos 90 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, पास पेपर से हैं। टू वेक्टर्स ईच विद मैग्नीट्यूड f1 इज इक्वल टू f, f2 इज इक्वल टू f, यानी दोनों जो फोर्सेस है उन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। लेट्स से ये भी हमारे पास क्या है, 9 है, ये भी हमारे पास 9 न्यूटन है, ठीक है। अब देयर रिजल्टेंट इज आल्सो f, यानी इसका जो रिजल्टेंट बन रही है वो भी हमारे पास लेट्स से 90 न्यूटन है। द एंगल बिटवीन देम विल बी, ये मशहूर एमसीक्यू है, आपके टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज में भी एमसीक्यू मौजूद है, और ये बार बार रिपीट भी होता है डिफरेंट टेस्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, 3 एमसीक्यू मैं आपको इस हवाले से दूंगा, ये वेक्टर्स के हवाले से, ठीक है, जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा सॉल्व करना भी सीखे ना। रिजल्टेंट वेक्टर जब भी आप फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है ए स्क्वेयर, ए मीन्स पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, और 2ab cos थीटा अंडर द रूट, ठीक है। अब सिंपल, इसमें ए क्या है, f1 है, f1 की जगह आप f पुट करें, ठीक है, ये पुट कर दिया हमने। फिर f2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, सारा चीज आपने कर दिया। एंड पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 120 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। इसका आंसर आपको पता चल गया। अब हमारे पास दूसरा एमसीक्यू क्या है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर हैं, गौर से सुन ले। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, लेट से हमने कहा कि f1 है प्लस f2 है, ठीक है। अब दो वेक्टर इसकी जो सम है दैट इज इक्वल टू द रिजल्टेंट, ठीक है। अगर इन दोनों के हम मैग्नीट्यूड ऐड करें तो इनकी मैग्नीट्यूड बराबर है रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के। स्टेटमेंट को दोबारा सुने, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दिस इज अ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, f1 f2 में एंगल क्या होगा, द एंगल विल बी 0। लेट्स से कैसे, ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसको हमने वेक्टर f1 का नाम दिया, दूसरा वेक्टर हम इसी से ड्रा करेंगे ना आगे, तो ये f2 हो गया। अब हमारे पास वो कौन सा कंडीशन है कि जिसमें अगर f1 f2 को मैं ऐड करूं, अब ये तो आपको पता है ना कि वेक्टर हम किस तरीके से ड्रा करते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर हम ऐसे ड्रा करते हैं कि हमारे पास जो टेल है वो टेल से लगे अब दी फर्स्ट वेक्टर, और जो हेड है वो हेड से लगे, ठीक है। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट ड्रा करूंगा तो मैं तो इसी के ऊपर इसको ड्रा करूंगा ना, ठीक है। अगर आपको याद हो, लेट से ये हमारे पास एक दो वेक्टर्स हैं, अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट ड्रा करना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूँ, रिजल्टेंट तो ऐसी ड्रा होती है ना, हेड टू हेड विद टेल टू टेल, ठीक है। तो अब ये टेल टू टेल और हेड टू हेड आ गया, ठीक है। तो आप इधर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इन दोनों के बीच में f1 f2 और रिजल्टेंट के बीच में कितना एंगल है, 0 एंगल है, ठीक है। लेकिन इसको हम मैथमेटिकली ड्राइव भी कर सकते हैं, कैसे, वही सेम फार्मूला आप लगा दे, सिंपल ड्रा हुआ है, आप एंड पे देख रिजल्ट हमारे पास क्या है, 0 एंगल बन गया, ठीक है। तो ये दो एमसीक्यू ये हो गए। अब आप लेके आपके साथ में ना एक समरी शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। आपको जो भी एमसीक्यू आएंगी, अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी सी रट्टी हुई ना, आपके दिमाग में बैठी होगी, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपने सिर्फ स्टेटमेंट को देखना है, स्टेटमेंट में क्या बोली जा रही है, आपने सिंपल एंगल उधर वही लगानी है। अगर क्वेश्चन में आपको आ जाए कि दो
वेक्टर्स हैं और उसका रिजल्टेंट है 2f, क्या है 2f, यानी दो फोर्सेस हैं, f1 है और f2 है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूं, लेट से f1 की जगह आप मैं छोड़ दे, आप इसको f कंसिडर करें, 2f बन गया इसका रिजल्टेंट। जो पिछला हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन था, तो हमारे पास इसका रिजल्टेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू, द सम ऑफ दीज टू। तो एंगल आपके पास क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो ये वाला है कि लेट से हमारे पास दो वेक्टर्स हैं f1 एंड f2। अब इनके जो रिजल्टेंट है दैट इज इक्वल टू द इंडिविजुअल फोर्स, ठीक है। जिस तरीके से हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ा था, किधर गया ये वाला, ठीक है, कि हमारे पास f1 किस चीज के बराबर है, f के बराबर है, f2 भी f के बराबर है, और जो रिजल्टेंट f है वो भी f के बराबर है, ठीक है। 9 न्यूटन ये भी है, 9 ये भी है, 9 ये भी है, तो हमने क्या पढ़ा कि एंगल कितनी है 180, सही है। तो दूसरा केस ये हो गया। तीसरा हमारे पास क्या है कि दो फोर्सेस है, लेट से f1 है f2 है, और उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 है। अगर उनका रिजल्टेंट 0 है तो इसका मतलब ये है कि इनके बीच में एंगल क्या है 180 है, ठीक है। तो ये तीन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछे जाते हैं, और साथ में ये दो भी कभी कभार पूछे जाते हैं कि अगर हमारे पास दो फोर्सेज है और उसका रिजल्टेंट हमारे पास किसकी बराबर है, √3f के बराबर है, तो एंगल क्या होगी 60 होगी। अगर √2f है तो 60 तो एंगल हमारे पास क्या होगी 90 होगी, ठीक है। इस पे मैंने इधर क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, ये पास पेपर से नहीं है लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए मैंने इधर ऐड किया हुआ है, ठीक है। टू फोर्सेज है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग ऑन अ बॉडी इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू √f। आ गया ना, आप देख ले, द आंसर इज 60 डिग्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट ऑप्शन। अच्छा, अगेन, एट व्हाट एंगल डू टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड नीड टू बी प्लेस्ड सो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज 0। आपको मैंने बताया था ना, तो 0 के लिए 180। लास्ट थिंग पे आते हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन। तो आप दो तरीक़ों से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारा फ्री यूट्यूब चैनल पे कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, और उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। उधर से आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं अगर आप पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा जो पेड क्लासें हैं इसमें दो तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। द वन इज़ MC एक्सक्लूसिव कोर्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है मेडिकल कैडेट कोर्स, मेडिकल कैडेट कोर्स। अच्छा, MC एक्सक्लूसिव में हम आपको MC के जो 8 टेस्ट हैं प्लस आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी, और इस प्रोसेस के दौरान जितना भी प्रोसेस है इसमें आप लोगों को गाइड करना, मेडिकल फिजिकल के लिहाज से, इंटरव्यू के लिहाज से, अप्लाई के लिहाज से, डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिहाज से, जितना भी प्रोसेस हैं ये सारा आपको कवर किया जाएगा। इसमें आपको हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके साथ आप लोगों को प्रैक्टिस MCQs प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, और उसके ऊपर टाइमर लगा होगा। साथ में आप लोगों को मोस्ट रिपीटेड पास पेपर के MCQs और साथ में आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। मतलब जितना भी आपकी सिलेक्शन के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारे 110 स्टूडेंट्स आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि टोटल कितने सीट्स होते हैं 210। तो आलमोस्ट कुछ 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हमारी इसी एकेडमी से सेलेक्ट हो चुके हैं। दूसरा हमारा जो कोर्स है दैट इज़ मेडिकल कैडेट कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको MC एक्सक्लूसिव कोर्स की जो फीचर्स है वो भी सारे मिलेंगे, प्लस आप लोगों को नम्स की तैयारी भी की जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेडिकल कैडेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें दोनों टेस्ट देने होते हैं, इसलिए दोनों टेस्ट की हम तैयारी करवाते हैं। अच्छा, अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो MC एक्सक्लूसिव कोर्स की जो फ़ीस है हमारी दैट इज़ 10,000 फॉर नाउ, एंड इस कोर्स की जो फ़ी है दैट इज़ 26,000। तो अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है हमारे इस कोर्स के लिए तो सबसे पहले आप हमारी डेमो लेक्चर देख लें, नम्स के भी देख लें, MCA के भी देख लें, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर आप हमारी कंप्लीट सेशन जो है ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस MC के जो जितने भी डेमो लेक्चर्स हैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा,
आप सबसे पहले लेक्चर्स देख लें, जब आप सेटिस्फाइड हो तब आप हमारी पेड ग्रुप जो है या पेड जो हमारा कोर्स है वेबसाइट के ऊपर, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक साइट का नाम है xymedico.com। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने सर्च करनी है तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। व्हाट्सअप ये नंबर है हमारा 0318467777, इस पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपसे कोई भी गाइडेंस और अपडेट्स इस जर्नी के रिलेटेड मिस ना हो जाए। बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज डबल व्हाइल कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी विल बी। अक्सर आप लोगों को इस तरीके के एमसीक्यू में ट्रैप कर दिया जाता है। क्यों? अब हमारे पास फार्मूला क्या है? फार्मूला के पास है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट इधर से ओमेगा को फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि उसमें आर है तो स्टूडेंट कहते हैं इधर आर आया हुआ है तो हम आर को अगर डबल कर देंगे तो ओमेगा ये हो जाएगा, अगर हाफ कर देंगे ये हो जाएगा। नहीं भाई, ये आर जो है इसका रिलेशनशिप है लीनियर वेलोसिटी के साथ। एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है, याद रखिए, उसका रेडियस के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम फॉर एवरी पॉइंट ऑन अ रोटेटिंग बॉडी रिगार्डलेस ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो रेडियस चेंज करने से हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती, सिर्फ लीनियर वेलोसिटी हमारे पास चेंज होती है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। इस तरीके से कभी कभार ये भी पूछा जाता है कि लेट से हमारे पास एक वायर है और हमने उसकी जो लेंथ है वो डबल कर दी है और एरिया हमने हाफ कर दी है, तो बताइए इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी। ठीक है, तो रिमेंबर, resistivity does not depend upon the length, area or radius. Resistivity only depend upon the nature of the material. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वायर है वो कॉपर से बनी है, तो अगर मैं लेंथ उसकी इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ, क्या वो कॉपर से सिल्वर बन सकती है? नेवर। उसकी रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है लेकिन उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हो सकती। इसी तरीके से कभी कभार जो स्पीड है और प्रेशर है उसके बीच में रिलेशनशिप जो है उसके बारे में एमसीक्यू पूछा जाता है कि अगर हम प्रेशर को डबल करें तो क्या स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। देखिए, स्पीड ऑफ साउंड का प्रेशर के साथ लेना देना नहीं है। एमसीक्यू आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपने ज़हन में याद रखनी है कि फार्मूला, बेशक फार्मूले के अंदर वो फैक्टर मौजूद होगा, लेकिन जब उसको आप ड्राइव करते हैं, उस फार्मूले को सिंप्लीफाई करते हैं, तो फिर वो चीज़ उसमें नहीं रह जाती है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये जो कुछ एक्सेप्शंस है फिजिक्स के फार्मूलाज के अंदर या बाकी जगहों पे, उसको आपने जहन में याद रखना है। कभी कभार आपको एमसीक्यू आ जाते हैं और आप उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है।